नमस्कार दोस्तों, हॉरर पॉडकास्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी हमें एक कोलकाता के रहने वाले हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ईमेल में उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, तो आइए बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रौनक है और ये कहानी पूरी तरह से एक सच्ची घटना तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ घटी एक घटना पर आधारित है, जिसे मैंने कहानी में रूपांतरित किया है और इसे कहानी की तरह लिखा है। आसमान की तरफ चांद को देखते हुए उमाकांत कुछ देर चुप खड़ा था, जैसे वो कुछ भूल गया हो। वो आज बहुत थका हुआ था। उसने अपनी हल्की सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए धीमे से अपने आप से कहा, आज रात फिर चांद निकला है। जिस रात आसमान में चांद होता है उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। हाथ में एक लालटेन लिए वो बरामदे की ओर बढ़ा। वो लंबा बरामदा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। लालटेन की हल्की रोशनी भी उसके चारों ओर फैले उस गहरे काले अंधेरे को दूर नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा ही उस रोशनी को निगलने की कोशिश कर रहा हो। उमाकांत उस अंधेरे की ओर देखते हुए अजीब से हंस पड़ा और उसने किसी अनजाने साये से कहा, कौन है वहां? निकल जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ। उसकी इस बात का जवाब किसी ने नहीं दिया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। पता नहीं अंधेरे में उस लंबे बरामदे के पास क्या आ गया था। चांद की रोशनी बरामदे तक पहुंच नहीं पा रही थी। डाक बंगले के इस लंबे बरामदे की छत के पास लकड़ी की एक चौड़ी तख्त जैसा हिस्सा नीचे की ओर झुका हुआ था और उसी ने चांद की रोशनी को रोक रखा था। पैरों के पास तक आती चांदनी की रोशनी में बरामदे का बस आधा हिस्सा दिखाई पड़ रहा था। बाकी का आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। उमाकांत सीधे आगे चलता गया। सामने से ठंडी हवा का झोंका आकर उसके जिस्म से टकराया। पीछे जंगल से वो एक अजीब सी आवाज काफी देर से आ रही थी। उमाकांत जानता था कि जिस रात आसमान में पूरा चांद होता है उस रात स्टेशन के पीछे वाले जंगल से ऐसी ही आवाजें आती है और ऐसी रातों में उस जंगल में जाना ठीक नहीं होता। लंबा बरामदा पार कर वो एक छोटे कमरे में दाखिल हुआ। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लालटेन की लौ थोड़ी तेज की और उसे कमरे के एक स्टूल पर रख दिया। कमरे में कहीं एक खुला बीड़ी का पैकेट पड़ा था। वो उसे ढूंढने लगा, लेकिन तभी जंगल से आती वो अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। बीड़ी जलाने वाले हाथ से उमाकांत ने अपने कान दबा लिए। उसके मुंह से कुछ गालियां निकलने लगी। वो बाहर किसी पर चिल्ला रहा था, किसी को गालियां देकर वहां से भगाना चाहता था। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं, चला जा यहां से। उमाकांत के हाथ की बीड़ी कब फर्श पर गिर पड़ी उसे पता ही नहीं चला। फिर वो खुली खिड़की की तरफ देखते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। उमाकांत की आंखें जैसे धुंधली होने लगी। खिड़की से बाहर उसकी नजर बंगले की पीछे की तरफ फैले उस घने जंगल पर पड़ी और उसी पल उसकी आंखों में जैसे बिजली कौन गई। आज फिर आज वही हो रहा है। कई दिनों बाद फिर वही होने लगा है। जंगल की तरफ से आती वो आवाज बढ़ने लगी। क्या है उस जंगल के अंदर? वो आवाज कहां से आ रही है? जब से वो यहां बागनपुर में आया था उसने कभी किसी को जंगल के अंदर जाते नहीं देखा था। आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो जंगल की तरफ आने की हिम्मत करे। इस बागनपुर के डाक बंगले में लोग बहुत दूर दराज से आते हैं, वो भी साल में कभी कभार, और रात में तो वहां कोई नहीं आता। लेकिन फिर वो क्या है? फर्श पर गिरते ही उमाकांत की आंखें बंद होने लगी। वो चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह से लार निकलकर जमीन पर गिर रही थी। हाथ की बीड़ी नीचे फर्श पर पड़ी थी और उसका हाथ उसी जलती हुई बीड़ी पर पड़ा, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी चमड़ी में थोड़ी सी जलन हुई। हाथ के दबाव से बीड़ी बुझने से जमीन पर एक हल्का सा निशान छूट गया, लेकिन उस पर उमाकांत का ध्यान नहीं गया। उमाकांत का मानना है कि कुछ है जो जंगल से निकलने की कोशिश करता है। कौन है जो जंगल से बाहर निकल आया है? वो जो भी है वो जंगल के आखिरी किनारे पर आकर खड़ा है और वहीं से वो बंगले को देख रहा है। लेकिन वो बंगले को क्यों देख रहा है? कौन है वो? क्या वो सिर्फ पूर्णिमा की रात में ही बाहर निकलता है? उसके यहां आने के बाद पहली बार उमाकांत ने ऐसा मंजर देखा था और देखते ही देखते
उमाकांत के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और नजरों के सामने सब कुछ जैसे धुंधला सा होता चला गया। शायद अब वो अपना होश खो रहा था। मैंने अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए निखिल से कहा, निखिल, बागनपुर नाम सुना सुना सा लग रहा है। वहां काली घाटी के पास से जाना पड़ता है शायद। वहां से बस से करीब 1 घंटा लगता है ना? निखिल ने मुझे जवाब दिया, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तूने। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि हम इतने दिन इतने जगहों पर गए हैं, फिर ये बागनपुर का डाक बंगला तेरी नजर से कैसे छूट गया? मैंने मोबाइल से नजर हटा ली। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। बागनपुर के डाक बंगले के बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन एक बात है कि बागनपुर के बंगले में किसी ने कुछ अजीब नहीं देखा है। कम से कम जो वहां गए थे उन्होंने लौटने के बाद कुछ भी अजीब बयान नहीं दिया था कि उन्हें वहां जाकर किसी बात से डर लगा हो। निखिल ने एक किताब से कागज निकालते हुए कहा, यही तो गलती कर रहा है तू। वहां कुछ तो है, कुछ ऐसा जिसे कोई जानता नहीं है। क्या तूने एक बात को नोटिस किया है कि जो लोग वहां गए थे वो वहां से लौटने के 1 साल के अंदर ही मर गए हैं? ये देख, मैं तुझे बताता हूं, आज से करीब 1 साल पहले मेरा एक जान पहचान वाला वहां गया था, लेकिन 1 साल के अंदर ही एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अब ये शायद इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन फिर मैंने बागनपुर डाक बंगले के बारे में पता करना शुरू किया। मैंने ये ढूंढा कि डाक बंगले में पिछले 10 सालों में कौन कौन गया था और उनमें से कौन कौन मर गया है। और तब एक बात मेरे हाथ लगी। निखिल ने एक कागज टेबल पर रखा। मैंने उस पर नजर दौड़ाई। तब मैंने देखा कि पिछले 10 साल में कुल 8 लोग उस डाक बंगले में गए थे। कभी कोई अकेला, कभी 2 लोग साथ में। उनमें 2 औरतें थी और 6 पुरुष थे। उनके नाम के आगे उस डाक बंगले में जाने की तारीख भी लिखी थी और साथ ही एक और तारीख थी, और वो थी उनकी मौत की तारीख। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनमें से 7 लोगों की लगभग 1 साल के अंदर ही मौत हो गई थी, और हर मौत का कारण कोई ना कोई दुर्घटना थी। बस एक का नाम नहीं लिखा था, वहां पर बस अननोन लिखा था। उसके जाने की तारीख तो थी, पर मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने उन तारीखों पर नजर फेरते हुए कहा, हो सकता है ये सिर्फ इत्तेफाक हो। निखिल ने वो कागज मेरे सामने से खींच लिया और फिर मुझे कहा, पहली बात तो यह है कि बागनपुर के डाक बंगले में मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई है, और दूसरी बात, मैं इन 7 मतों को सिर्फ इत्तेफाक नहीं मानता। एक बार, कम से कम एक बार मैं बागनपुर के डाक बंगले में जाना चाहता हूं। वैसे भी वहां रहने का इंतजाम करना कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे एक जंगल है। कुछ महीने पहले वहां कोई काम शुरू होने वाला था, लेकिन किसी वजह से शुरू नहीं हुआ। और तू तो जानता ही है, मेरे पापा की टूरिस्ट डिपार्टमेंट में अच्छी जान पहचान है, और इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए वहां रहने का इंतजाम कर ही सकता हूं। बस तू हाँ कर दे। मैं अब सोच में पड़ गया था। इस मामले को मैं सिर्फ इत्तेफाक कहकर टाल भी देता, लेकिन मेरे मन में एक बात खटक रही थी, क्या यह सच में इतना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है? कुछ सोचकर मैंने आगे कहा, ठीक है, अब तुझे लगता है कि वहां जाना चाहिए तो जा सकते हैं, लेकिन कैमरे की जिम्मेदारी तुझे ही देखनी होगी, और बाकी सारी जानकारी तू देख लेना। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, हमने चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड नहीं किया है। निखिल ने मेरी बात पर हामी भरी। अरे बस यही तो बात है, हमारे सब्सक्राइबर्स भी अब कुछ अलग तरह का वीडियो चाहते हैं। मतलब ऐसी कोई जगह जहां हम खुद जाकर शूट करेंगे और फिर उस वीडियो को अनकट ही अपलोड करेंगे। तू मेरी बात समझा? जब हमारा चैनल बड़ा हो रहा है तो हमें भी थोड़ा बड़ा सोचना होगा। मैं निखिल की बात समझ गया। फिर अगले 4 दिनों के अंदर ही निखिल ने सारा इंतजाम कर लिया। कैमरे से लेकर करीब 7 दिन बाहर रहने का सारा जरूरी सामान उसने पैक कर लिया। मैंने घर बैठकर उन 7 दिनों का एक प्लान तैयार किया कि वहां जाकर हमें क्या क्या करना है, और फिर एक दिन दोपहर हम दोनों बागनपुर के लिए निकल पड़े। कुछ 4-5 घंटों में हम बागनपुर डाक बंगले के सामने खड़े थे, और हमारे सामने खड़ा था एक थका हुआ बूढ़ा सा आदमी। शायद वो उस बंगले का नौकर था। उसने आगे आते हुए कहा, आप लोग आएंगे ये खबर मुझे पहले ही मिल गई थी। असल में यहाँ कोई फोन नहीं है और न ही कोई मोबाइल का नेटवर्क है। ऊपर से चिट्ठी आई थी, इसलिए मैंने पहले ही सारा इंतजाम करके रखा है। मैंने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई, सच में। बागनपुर पार करने के बाद यहां मोबाइल नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। अब हम कैसे काम करेंगे? निखिल ने मेरे मोबाइल को देखते हुए कहा, अरे एक तरह से तो अच्छा ही है ना, नेटवर्क नहीं होगा तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे।
7 दिन मन लगाकर काम करेंगे और बाकी यहां से लौटने के बाद देख लेंगे। और बहुत जरूरत पड़ी भी तो बागनपुर के बाजार चले जाएंगे, वहां नेटवर्क तो मिल रहा है ना। अच्छा दादा, आपका नाम क्या है? उमाकांत। यहाँ के सब लोग मुझे कांता बुलाते हैं। तुम लोग भी मुझे कांता बुला सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा, अब आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, पानी भर रखा है, फिर आपके खाने का इंतजाम कर देता हूं। हम दोनों ने पानी से हाथ मुंह धो लिया। फिर उमाकांत ने हमारे लिए कमरे का खाने का इंतजाम किया। ज्यादा कुछ नहीं, बस चावल, दाल, एक सब्जी और अंडे का ऑमलेट। लेकिन हमें खाना अच्छा लगा। इतना लंबा सफर, ऊपर से पेट भर खाना, इसलिए हम बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चले गए। जब नींद टूटी तब तक दोपहर ढलकर अंधेरा हो रहा था। तभी उमाकांत चाय बनाकर ले आया। चाय की चुस्की लेते लेते निखिल ने पूछा, अच्छा उमाकांत, बुरा मत मानना, लेकिन तुम यहां अकेले रहते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होती? मतलब अकेले तुम्हें यहां डर या कुछ अजीब नहीं लगता? अजीब क्यों लगेगा? जब मैं यहां आया था उससे पहले ही मेरी बीवी गुजर गई थी। बच्चे तो कोई थे नहीं, मैं अकेला ही था, इसलिए यहां आकर रहने लगा। तब उस वक्त जंगल में किसी काम के लिए लोग आए हुए थे, तो लोग आते जाते रहते थे। डाक बंगला भरा रहता था। ये जो पीछे एक खाली जगह है ना, वही वो लोग तंबू लगाकर रहते थे। लेकिन फिर महीने भर में ही सब चले गए और बस मैं इस डाक बंगले की देखरेख लिए यहां रह गया। लोग यहां आते हैं? मैंने अगला सवाल किया। हाँ, आते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन बहुत कम। अभी पिछले साल ही एक साहब आए थे, उसके बाद अब आप लोग आए हो। निखिल ने फिर से पूछा, और तुम कहीं जाते वाते नहीं हो क्या? हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार बाजार जाना पड़ता है, दाल चावल ये वो खरीदने के लिए। बाकी मुझे यहां कोई दिक्कत नहीं। हम दोनों समझ गए कि उमाकांत को यहां अकेले रहने में कोई परेशानी नहीं है। फिर आगे निखिल और मैंने उस दिन आसपास घूम फिरने का प्लान बनाया था, लेकिन अंधेरा घिर आने की वजह से हम बाहर नहीं निकले। हमने अपना बाकी सारा वक्त उसी डाक बंगले में और अपने कमरे में बिताया। वहां लकड़ी के एक मंजिला बंगले में एक दूसरे के बगल में करीब 4 कमरे थे। एक तरफ एक छोटे स्टोरूम जैसा कमरा था जिसमें उमाकांत रहता था। सामने लंबा बरामदा था और थोड़ी दूर वहीं एक तरफ कुआं था। लकड़ी का बंगला बहुत पुराना होने के बावजूद कहीं भी लकड़ी टूटी नहीं थी। वो अच्छी कीमती लकड़ी थी और उस पर किसी खास तरल की परत चढ़ाई गई थी, और शायद इसलिए वो आज भी अच्छी हालत में थी। बस इधर उधर कभी कभार लकड़ी से चर चर जैसी आवाज आती थी। अगले दिन सुबह हम दोनों भी घर से निकलकर पीछे की तरफ चले गए। वहां टूटी हुई दीवार के पीछे हमें जंगल दिखाई दिया। शायद पहले एक बड़ी दीवार बनाने के लिए वहां ईंटों की कुछ लाइनें खड़ी की गई थी। उसके ऊपर बांस की बाड़ लगाने का इंतजाम हुआ था, लेकिन अब वहां ईंटों की चुनाई जगह जगह से उखड़ने लगी थी। पीछे की दीवार के पास आकर जंगल की तरफ देखते हुए निखिल बोला, कुछ भी कहो भाई, जंगल तो काफी अच्छा लग रहा है। सामने की तरफ छोटी छोटी झाड़ियां, फिर ये बड़े बड़े पेड़, एकदम मस्त है ना? तुझे क्या लगता है कितना बड़ा होगा ये जंगल? मैंने सामने देखते हुए उसे जवाब दिया, ठीक से समझ नहीं आ रहा और बाहर से ऐसे अंदाजा भी नहीं लगता। अच्छा, एक काम करते हैं, हम आज यूं ही जंगल घूम कर आते हैं, फिर हम कल कैमरा लेकर जाएंगे। हम दोनों पास की वो टूटी दीवार फांदकर जंगल की तरफ बढ़ने ही वाले थे, तभी पीछे से उमाकांत की आवाज सुनाई दी, जंगल की तरफ मत जाइए, जंगल की तरफ जाना अच्छा नहीं है। तब निखिल ने अपने आप से कहा, बस इसी की कमी थी, मैं जानता था कि यह आदमी ऐसा ही कुछ बोलेगा। ए उमाकांत भाई, सुनो ना, हम दोनों इस जंगल के आसपास घूमने के लिए तो यहां आए हैं, तो फिर हम जंगल में क्यों नहीं जाएंगे? उमाकांत भागता हुआ हमारे पास पहुंचा। हाँफते हुए अपनी लंबी दाढ़ी वाले चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं, वो जंगल अच्छा नहीं है। यहां के लोग भी कभी उस जंगल में नहीं जाते। यह जो भी आता है मैं सबको मना करता हूं। लेकिन निखिल ने आगे उसे अपने ही अंदाज में जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी बात किसी ने नहीं सुनी है ना, और सुनेंगे भी क्यों? लोग यहां जंगल देखने के लिए तो आते हैं। अच्छा जाने दो, तुम तो बाजार जाने वाली थे ना?
उसकी बात सुनकर उमाकांत का चेहरा एकदम से उतर गया। उमाकांत ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपको मैं जबरदस्ती तो रोक नहीं सकता, पर जंगल की तरफ न जाना ही बेहतर होगा। मैं बाजार जाकर आता हूं, कुछ सामान लाना है, लौटने में शायद थोड़ी देर लगेगी। उमाकांत के जाते ही निखिल दीवार फांदकर दूसरी तरफ चला गया, लेकिन मैं वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया और पीछे मुड़कर उमाकांत के जाने वाले उस रास्ते की तरफ देखने लगा। निखिल ने तब मेरे कंधे को छुआ। अरे क्या हुआ, चलना। उसने मना कर दिया तो क्या हुआ, क्या इसलिए तो रुका है? अब चल, टाइम मत खराब कर। पता है कि हम इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हम दिन में ही जाकर दिन के उजाले में वापस आ जाएंगे। मेरे मन में कुछ खटक तो रहा था, लेकिन निखिल की बात मानकर मैं वो दीवार फांदकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। और चलते चलते हम जंगल में काफी अंदर चले गए। हम काफी अंदर आ गए हैं, है ना? चारों तरफ के पेड़ कितने बड़े बड़े हैं, और ये डाल, ये पत्ते कैसे अजीब तरह से फैले हुए हैं। और अंदर गए तो लगता है कि कुछ दिखाई नहीं देगा। सूरज की रोशनी भी अंदर ठीक से नहीं आ रही। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हम सामने की तरफ चल रहे थे। हम जितना अंदर आ रहे थे, जंगल उतना ही घना होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस जंगल का कोई अंत ही नहीं है। मैंने एक बार पीछे मुड़कर बाहर निकलने का रास्ता देख लिया। जानबूझकर हम दोनों बिल्कुल सीधे चल रहे थे, ताकि लौटते वक्त रास्ता पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। और वहीं पर थोड़ा और आगे आने पर कई बड़े बड़े पेड़ एक ही जगह से एक साथ जमीन से निकले हुए थे, ठीक वैसे जैसे गोल घेरे में कई सारे नारियल के पेड़ या फिर वैसे ही पेड़ उगाए हो और वो बीच की गोल जगह को घेर ले। बिल्कुल वैसा ही नजारा था। उस जगह के चारों ओर घूमते हुए निखिल बोला, कितनी अजीब बात है। मतलब लगता है कि सारे पेड़ एक साथ उगे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन से पेड़ है। थोड़े बहुत नारियल के पेड़ जैसे है, लेकिन पत्ते उतने लंबे नहीं है। और उन्हें देख ऐसा लग रहा है कि पेड़ों के बीच में कोई जगह खाली है। बाकी पेड़ों के तने इस तरह से उगे हैं कि जरा भी गैप नहीं है। उन पेड़ों के बीच क्या होगा, ये देखने के लिए हमें पेड़ पर चढ़ना ही होगा। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गया है क्या? इन पेड़ों पर चढ़कर क्या फायदा? ये सारे एक साथ चिपक कर उगे हैं, शायद इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। अभी के लिए चल यहां से, फिर कभी बाद में आ जाएंगे। हालांकि मैंने ये कह तो दिया था, लेकिन चारों तरफ घूमकर मुझे ये समझ आ गया कि ये बड़े बड़े पेड़ एक साथ लिपटे हुए उगने के बावजूद बीच में काफी जगह खाली थी। और जितनी जगह बीच में थी, उतना बड़ा किसी भी एक पेड़ का तना नहीं हो सकता। हमने उस जगह पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर हम आगे बढ़ते गए। आगे जमीन थोड़ी ढलान वाली होने लगी थी। जमीन काफी नीचे जाकर फिर से समतल होती दिखाई दे रही थी। हम जहां खड़े थे वहां से पीछे की तरफ ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम किस रास्ते से नीचे उतरे हैं वो भी हमें अब ठीक से समझ नहीं आ रहा था। और फिर हम दोनों कुछ आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक एक गड्ढे में निखिल का पैर धंस गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि निखिल मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैं फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़ा। तब तक निखिल जमीन से उठ खड़ा हुआ था, लेकिन उसका एक पैर जहां जमीन में धंस गया था, वहीं उसकी टांग पर काले काले रंग की कोई चिपचिपी चीज लगी थी। मैंने उसका पैर देखकर कहा, यह क्या है? तेरा पैर कहां फंसा था? यहां तो कोई गड्ढा नहीं है। निखिल ने हैरानी से जमीन की तरफ देखा और पाया कि वहां कुछ भी नहीं था। वहां का गड्ढा गायब था। गड्ढा कहाँ गया? कमाल है, अभी तो यहां गड्ढा था। मैंने फिर एक बार जमीन की तरफ देखा। मुझे लगता है कि वहां कुछ था। जरा ध्यान से देख, यहां की मिट्टी तो थोड़ी गीली लग रही है। शायद यहां कुछ कीचड़ जैसा था, उसी में तेरा पैर फिसल गया होगा। निखिल ने भी आसपास देखकर कहा, इम्पॉसिबल। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा पैर किसी गड्ढे में ही फंसा था। हमने वहां चप्पा चप्पा छान मारा, पूरी जगह को ढूंढा, लेकिन मिट्टी कहीं भी गीली नहीं थी, नहीं इतनी नरम थी कि हम फिसल कर नीचे गिर पड़े। हमें समझ नहीं आया कि वहां क्या हुआ था। और ठीक तभी निखिल अजीब तरह से चीखते हुए अपने दाएं पैर की जांघ को पकड़कर जमीन पर बैठ गया। मेरा पैर जल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे पैर में
ओह ओह, कुछ गरम गोंद सा चिपक गया है। हाँ हाँ। यह सब इतना अचानक हुआ था कि निखिल की आवाज सुनकर मैं बुरी तरह घबरा गया। मैं जल्दी से दौड़कर निखिल के पास पहुंचा। ठीक तभी मेरी नजर निखिल के पैर पर पड़ी, जिस पर काली चिपचिपी सी चीज लगी थी, और फिर न जाने कब वो चीज उसके पैर से होते हुए घुटने तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था मानो वो चीज जिंदा हो, और जैसे ही वो चीज उसके पैर में फैलने लगी, उसके पैर में आग जैसा दर्द बढ़ता चला गया। तब मैंने निखिल के पैर पर लगी उस चीज को छुआ तो मैं खुद चौंक गया। उस काली चीज को हाथ लगते ही वो चीज निखिल के पैर पर ऊपर की तरफ सरक गई। निखिल लगातार चिल्ला रहा था, जांग को एक हाथ से दबाकर पैर से उसे झटकने की कोशिश कर रहा था। अब मैं भी डर गया। मैं किसी तरह निखिल का हाथ अपने कंधे पर डालकर पीछे मुड़ा और ऊपर की तरफ, मतलब बंगले की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि जब उसने दोनों हाथों से उस काली चीज को झाड़ने की कोशिश की तो उसे समझ आ गया था कि वो काली चीज किसी लीच की तरह उसके पैर से चिपक गई है। मैं चलते हुए घबराकर उसके पैर को देख रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तेरे पैर में यह सब क्या लगा है? हमें किसी भी तरह जल्दी बंगले पर वापस जाना होगा। वहां जाकर ही हम कुछ कर सकेंगे। तभी निखिल झुंझलाकर बोला, मेरा पैर जल रहा है। और लग रहा है कि किसी ने मेरे पैर पर गर्म कोयला रख दिया है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। रौनक कुछ कर यार। रौनक कुछ कर यार। मैं उसे समझा रहा था, बस थोड़ा सब्र कर, बस थोड़ी देर और, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जितनी जल्दी हो सके निखिल को सहारा देकर उस बंगले की तरफ जाने लगा। जंगल के बड़े बड़े पेड़ पीछे छूटते जा रहे थे और तब हमें बंगले की वो छोटी सी दीवार नजर आने लगी। बाहर की छोटी झाड़ियों वाले जंगल के पास आते ही निखिल अचानक से लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा, पर जैसे ही वो दोबारा उठने लगा तभी एक बार फिर से मेरी नजर निखिल के पैर पर पड़ी। लेकिन अब तक जो चीज निखिल के पैर से चिपकी हुई थी, अब वो वहां से गायब हो गई थी। वो लीच की तरह दिखने वाली काली चीज वहां नहीं थी। और फिर से निखिल जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। मैंने और देर नहीं की। मैंने एक बार फिर से अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जंगल के अंदर बड़े बड़े पेड़ों की आड़ की तरफ देखते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। लगा जैसे जंगल के अंदर से कोई हमें घूर रहा है। ऐसा लगा जैसे जितनी देर हम जंगल में चल रहे थे उतनी देर कोई हमारा पीछा कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम जंगल की सीमा कर बाहर आ गए थे, ऐसा लगा कि जो हमारे पीछे था वो वहीं पर रुक गया है और अब वो पेड़ों की आड़ से छिपकर हमें देख रहा है। और तब मेरे दिमाग में एक बात आ गई, क्या इसी वजह से उमाकांत हमें जंगल से जाने से मना कर रहा था? तो क्या वाकई जंगल में कुछ है? लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा था कि कोई काली चीज उसके पैर से चिपकी हुई थी। तो फिर नहीं, अभी देर नहीं कर सकते। पहले हमें बंगले के अंदर जाना होगा। निखिल को लेकर मैं बंगले के अंदर आ गया। हमें जो कमरा दिया गया था वहां जाकर मैंने निखिल को बिस्तर पर लिटा दिया। तभी निखिल कुछ बड़बड़ाने लगा, जैसे वो नींद में बड़बड़ा रहा हो। वो एक ही बात बार बार कह रहा था, वहां कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा वहां। नहीं, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। मैंने जैसे ही निखिल के बदन पर हाथ रखा, निखिल हड़बड़ाकर उठ बैठा। फिर वो पागलों की तरह यहां वहां देखने लगा और अचानक से बोल पड़ा, वो पेड़। मैं हैरान होकर उसे देख रहा था। निखिल की दोनों आंखें खून से लाल हो गई थी। मुझको समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद जब उमाकांत लौट आया तो निखिल की हालत देखकर वो भी बहुत डर गया। वो कांपती हुई आवाज में बोला, मैंने तो पहले ही कहा था वो जंगल अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब हम क्या करेंगे? ऐसी हालत में यहां आसपास कोई अस्पताल भी नहीं है। बाजार के पास एक डॉक्टर है, लेकिन
लेकिन ये सब डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, और इन्हें अब यहां से बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैंने सुना है कि एक बार अगर कोई जंगल में चला जाता है तो वो तुम्हें यहां से जाने नहीं देते। और तब मैंने हैरान होकर पूछा, कौन नहीं जाने देगा? कौन है उस जंगल में? उमाकांत अजीब फीकी आंखों से मुझे देखने लगा। उस वक्त तक दोपहर हो चुकी थी, चारों तरफ धूप खिली हुई थी, लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सा आधा अधूरा सा अंधेरा था। खिड़की दरवाजों से जितनी भी रोशनी अंदर आ रही थी वो कमरे में फैले अंधेरे को मिटा नहीं पा रही थी। मैंने एक बार उमाकांत की तरफ देखा और फिर बिस्तर पर लेटे निखिल की तरफ। उमाकांत कुछ देर तक निखिल को घूरता रहा और फिर धीरे से कहा, जैसे जैसे पूर्णिमा करीब आती है वो सब इस जंगल में जमीन के नीचे से जाग उठते हैं, और शायद कल पूर्णिमा है, इसीलिए मैंने आप लोगों को वहां जाने से मना किया था। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। आप मुझे बताइए वहां क्या हुआ था? अब तक निखिल की बड़बड़ाहट थम गई थी। मैं भी उसी कमरे में फर्श पर एक तरफ बैठ गया था और फिर मैंने उमाकांत को वो सारी बात बताई। और फिर उमाकांत आगे बढ़कर निखिल को देखने लगा। उसके शरीर पर कहीं भी वो काली चिपचिपी सी चीज नजर नहीं आ रही थी। उमाकांत ने आसपास देखते हुए कहा, आपको बहुत संभल कर रहना होगा। एक बार ये पूर्णिमा निकल जाए उसके बाद आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन पता नहीं तब मेरे मन में क्या आया और मैंने गुस्से में ही उसे जवाब दिया, इम्पॉसिबल, मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा। आज ही हमें निखिल को किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मैं जानता हूं उस जंगल की मिट्टी में अचानक से कोई गड्ढा बना था और वहां से कुछ काला सा निकलकर निखिल के पैर पर चिपका था। मैंने अपनी आंखों से देखा था यह सब। तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि उमाकांत ने मेरी पूरी बात सुनी थी। उसके चेहरे पर एक फीकी सी हंसी उभर रही थी और फिर अचानक उसने कहा, चलो मैं जाकर रात की खाने की तैयारी करता हूं, तब तक आप लोग यहां आराम करो। इतना कहकर उमाकांत किचन की तरफ चला गया। मैं काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। कमरे के एक कोने में हमारे दोनों बैग रखे थे और उन्हीं में से एक में हमारा कैमरा भी था। इसी कैमरे से हमें सब कुछ रिकॉर्ड करना था। लेकिन कौन जानता था कि पहले ही दिन ऐसी अजीब घटना हो जाएगी। मैंने निखिल को जगाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों वो ऐसे सो रहा था जैसे गहरी नींद में हो। निखिल का पूरा बदन बुखार से तप रहा था। बैग में पैरासिटामोल थी, लेकिन मैंने सोचा शायद बेहोश इंसान को दवा देना ठीक नहीं होगा, और ये सोचकर मैं उसके जागने का इंतजार करने लगा। खिड़की के पास खड़े होकर उसने बाहर देखा। छोटी दीवार के उस पार जंगल दिख रहा था, लेकिन सुबह जब वो जंगल जा रहे थे तब उसे देखकर जैसा लगा था अब मुझे वैसा नहीं लग रहा था। अब मुझे उस जंगल को देखते हुए एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे वो जंगल आगे सरकते हुए हमारे और करीब आ गया हो और जंगल के बड़े बड़े पेड़ और भी घने होते जा रहे हो। और तब मुझे ऐसा लगने लगा कहीं निखिल की तरह मुझे भी आंखों का धोखा तो नहीं हो रहा। मैं शाम तक ऐसे ही बैठा रहा। शाम को जब निखिल की नींद टूटी तब तक मैं सारे बैग पैक कर चुका था। निखिल किसी तरह बिस्तर से उठा और अपना सिर झटक कर बोला, क्या बात है, तूने बैग क्यों पैक कर लिया? क्या हुआ है यहां? मैं हैरान होकर उसे देखने लगा और सीधे उसे कहा, हम आज ही यहां से जा रहे हैं। निखिल उस बात से चौंक गया, लेकिन क्यों? अरे अचानक से क्या हो गया? मैंने बैग नीचे रखा और बिस्तर के पास आकर निखिल की तरफ देखकर कहा, जंगल में कुछ है। उमाकांत ठीक ही कह रहा था, वहां कुछ अजीब है, लेकिन वहां जो भी है मुझे अब उसे देखना नहीं है और मुझे यहां एक पल भी और नहीं रुकना है। ऐसा नहीं था कि निखिल डरा हुआ नहीं था, लेकिन वो मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहा था। फिर भी मेरी बात मानकर उसने भी अपना सारा सामान पैक कर लिया। वो दोनों बाहर निकलने ही वाले थे कि उमाकांत हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। यहां से जाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? जाओ, लेकिन मेरी बात समझो, अब बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो आपको पहले ही कहा था
कि जंगल में मत जाना, तभी आप मेरी बात मान लेते तो ये सब नहीं होता। उमाकांत की बात सुनकर निखिल को अब थोड़ा गुस्सा आ गया था। उसने उमाकांत की आंखों में आंखें डालकर कहा, एक बार, बस एक बार मैं घर लौट जाऊं, फिर मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट कर दूंगा। तुम यहां आने वाले लोगों को सिर्फ डराते हो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं करते। उमाकांत ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। मैं निखिल का हाथ खींचते हुए उस डाक बंगले के बाहर निकल पड़ा। उस डाक बंगले के सामने वाली कच्ची सड़क बागनपुर बाजार तक जाती थी और उसके दोनों तरफ खाली जमीन ही थी। जब हम यहां आए थे तो इसी रास्ते से एक रिक्शे से आए थे, लेकिन अब लौटते वक्त हमें एक भी रिक्शे वाला नजर नहीं आ रहा था। उधर दोपहर ढलकर शाम होने लगी थी और हम समझ गए थे कि थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। काफी दूर चलने के बाद भी हमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिससे हमें लगे कि वो बाजार के करीब आ गए हैं। हमारे पास टॉर्च थी। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर में अंधेरा और गहराने लगा। आसपास पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बहती हुई हम दोनों को कपा रही थी और तब मेरे मन में एक ख्याल आया कि उमाकांत ने झूठ नहीं कहा था। असल में हमें बाजार तक पहुंचने में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। और तभी अचानक सामने कुछ नजर आने पर निखिल ठिठक कर रुक गया और उसने मुझे अपने पास बुलाकर दाई तरफ उंगली उठाकर इशारा किया। ये वही ताड़ का पेड़ लग रहा है ना? मैंने उस पेड़ को गौर से देखा। सच में वो वही ताड़ का पेड़ था। और फिर एक बात मेरे ध्यान में आई। डाक बंगले से 5 मिनट चलने के बाद भी हम उस पेड़ को पार नहीं कर पाए थे और कल भी रिक्शा वाले ने हमें इसी पेड़ के पास छोड़ा था। लेकिन यह ताड़ का पेड़ यहां कैसे हो सकता है? क्या यहां कोई दूसरा ताड़ का पेड़ है? क्योंकि उस दिन मैं आसपास नजर रखते हुए यहां आया था। रास्ते में मैंने कोई ऐसा दूसरा पेड़ नहीं देखा था। अगर ये ताड़ का पेड़ यहां है, इसका मतलब कि हम डाक बंगले से ज्यादा दूर जा ही नहीं पाए हैं। मैंने एक नजर उस पेड़ को और फिर आसपास देखते हुए बोला, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। ऐसी अनजानी सुनसान जगह पर रुकना ठीक नहीं है। लेकिन पता नहीं हम कितने आगे आ गए हैं। हो सकता है पीछे लौटकर जाने में हमें बहुत वक्त लगेगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या वापस जाना ठीक होगा? निखिल ने भी कुछ देर सोचा और मैंने भी। फिर सही हो या गलत, हम दोनों भी बहस छोड़कर वापस लौटने लगे। पर हैरानी की बात यह थी कि हमें 5 मिनट भी नहीं लगे कि हम फिर उसी डाक बंगले के सामने थे, ठीक वहां जहां हम पहले दिन आकर रुके थे, एक बड़े दरवाजे के पास। और वहां सामने ही हाथ में लालटेन लिए कोई आदमी खड़ा था। उमाकांत, वो उमाकांत ही था। वो हमें देखकर एक अजीब खुरदुरी आवाज में बोला, अंदर आइए, आइए अंदर। रात का खाना तैयार है, खाना खाकर सो जाइए। पूर्णिमा खत्म हुए बिना आप लोग यहां से नहीं जा सकते। और अगर उस वक्त कोई और वक्त होता तो निखिल उसका विरोध करता या कम से कम उसे कोई जवाब देता, पर आज उसके कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हम दोनों बिना कुछ कहे बंगले के अंदर चले गए। फिर अपने कमरे में जाकर वही कोने में बैग रखकर बिस्तर पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद निखिल ने कहा, मुझे लगता है कि उन नारियल जैसे बड़े बड़े पेड़ों के तनों के बीच कुछ तो है। मैंने नींद में एक अजीब सा सपना देखा था, शायद उसे महसूस किया था। तब मैंने हैरानी से उसे देखा। कैसा सपना? मैंने देखा कि मैं किसी ऊंची जगह से नीचे गिरता जा रहा हूं, जहां मैं बस गिर रहा हूं। वो जगह बहुत ठंडी है, चारों तरफ बर्फ जैसी ठंड है, जैसे किसी बहुत गहरे कुएं में पानी ना हो और बस बहुत सारी बर्फ रखी हो। और ठंड बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मैं नीचे पहुंच ही नहीं पा रहा था। मतलब उसका कोई तल ही नहीं था। ऊपर से कई रोशनियां नीचे की तरफ आ रही थी, नीले रंग की रोशनी, जैसे कई नीली लाइटें किसी ने एक साथ जला दी हो। और उसके साथ एक अजीब आवाज, ऐसी जिसे सुनकर डर लगे। और साथ ही नीचे से कुछ अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था। बहुत देर तक नीचे गिरते गिरते मैं जोर से चीखा,
लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। तभी मुझे लगा कि मेरे चारों तरफ उस अंधेरे में कोई और भी है जो मेरे साथ साथ नीचे उतर रहा है। वो वही काली चीज जैसा था जो मेरे पैर से चिपका था। ठीक है, वैसा ही एहसास। मुझे लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभने लगी है और मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। तब मैं जोर जोर से चीखने लगा। उसके बाद मैं नीचे जाकर गिर पड़ा। निखिल लगभग एक सांस में ही ये सब बोल गया था। जब वो रुका तब मैंने कहा, अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये अनजानी जगह है ना, तो जंगल में तूने न जाने क्या क्या देख लिया है और उसी से तेरे मन में डर बैठ गया है। आज की रात हम किसी तरह यहां काट लेते हैं, कल सुबह होते ही हम यहां से निकल जाएंगे। निखिल ने तब खिड़की की तरफ देखते हुए एक अजीब दबी हुई आवाज में कहा, नहीं, उसने झूठ नहीं कहा था। इस जंगल में जो भी है वो जंगल में नहीं रहते, वो इस जंगल के नीचे जमीन के अंदर रहते हैं। तूने देखा नहीं वो गड्ढा, वो अचानक गायब कैसे हो गया था? उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से कांप उठा। उस वक्त आसमान में अंधेरा घिर आया था। उमाकांत ने अभी तक कमरे में लालटेन जलाकर नहीं दी थी और इसलिए अंदर अजीब सा अंधेरा फैल चुका था। खिड़की से बाहर देखो तो सिर्फ उस जंगल के अंदर जाने वाला वो रास्ता दिखाई पड़ रहा था। उसी खिड़की की तरफ देखते हुए बिस्तर के दूसरे कोने पर बैठा निखिल बोलने लगा, जमीन के नीचे कुछ भी हो सकता है। रौनक एक बात सोच, उन बड़े बड़े पेड़ों ने गोल घेरा बनाकर उस जगह को घेर रखा है। हो सकता है वही जगह जमीन के नीचे जाने का कोई रास्ता हो। जो उस जंगल में है वो शायद किसी खास वक्त पर उस रास्ते से बाहर निकलते हैं और हम वहीं चले गए थे। वरना सोचना, हम इस डाक बंगले में करीब 1 साल बाद आए हैं। जब बाजार से हमने रिक्शे वाले को डाक बंगले के बारे में बताया था, याद है ना तब वो कैसे डर गया था? तुझे याद है ना तब उसने क्या कहा था? उसकी बात सुनकर मुझे याद आ गया। जब हम रिक्शा में बैठकर डाक बंगले की ओर आ रहे थे और जैसे ही रिक्शा वाले ने डाक बंगले का नाम सुना था तो वो चौंक कर हमारी तरफ देखने लगा था। तब उसने कहा था कि कुछ महीने पहले भी एक आदमी यहां आया था, उसे वही लाया था। वो घूमना चाहता था, लेकिन फिर उसने कहा था कि डाक बंगला अच्छा नहीं है, खासकर उसके पीछे वाला वो जंगल। उसके बारे में वो कुछ कह रहा था। कहते कि जंगल में बहुत साल पहले कोई आदिवासी कबीला रहता था। तब उस जंगल में कोई नहीं जाता था। जंगल में बड़े बड़े पेड़ हैं पर किसी में भी फल फूल कुछ नहीं होता। अजीब सा जंगल है। तब लगा था कि रिक्शा वाला आगे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने कहा नहीं। और जब हम यहां आ रहे थे तब वहां कुछ लोग भी थे जो हमें घूर कर देख रहे थे, आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैं उन सब चीजों के बारे में सोचता रह गया। रात में हमने ज्यादा कुछ खाया नहीं, किसी तरह 2 निवाले गले से उतारे और फिर सोने चले गए। सोने से पहले उमाकांत हमें एक बार फिर से चेतावनी दे गया, आज शायद कुछ नहीं होगा, फिर भी आप लोग थोड़ा संभल कर रहिए। रात को अगर कोई आवाज सुनाई दे तो बाहर बिल्कुल मत जाना। इतना कहकर वो आगे कुछ भी बिना कहे अपने कमरे की तरफ चला गया। निखिल का शरीर थका हुआ था। बिस्तर पर पड़ते ही वो सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। जंगल, ये डाक बंगला, उमाकांत, आसपास के ये लोग, इन सब के बारे में सोचकर मेरा दिमाग चकरा रहा था। काफी देर बाद मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद टूटी सबसे पहले मेरी नजर उस खिड़की की तरफ चली गई। कमरे की खिड़की खुली थी। मैं सोच में पड़ गया कि मैंने खुद अपने हाथों से ये खिड़की बंद की थी, तो फिर ये खुली कैसे? ये सोचते सोचते मैं खिड़की की तरफ बढ़ा। कमरे में एक लालटेन जल रहा था। टॉर्च भी वही पास में रखी थी। मैंने वो लालटेन उठाया और खिड़की की तरफ 2 कदम बढ़ा ही था कि मेरी नजर बिस्तर पर पड़ी और वहां देख मेरा कलेजा कांप उठा, क्योंकि निखिल वहां नहीं था। मेरी नजर दरवाजे पर गई। दरवाजा भी खुला था। मैंने फौरन टॉर्च उठाई और तेजी से कमरे से बाहर चला गया और बाहर कदम रखते ही मैंने उमाकांत और निखिल, उनका नाम लेकर उन्हें पुकारने लगा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी।
चांद की रोशनी उस लंबे बरामदे के ठीक बीचों बीच पड़कर रोशनी और अंधेरे की एक लकीर सी बन रही थी। कहीं से एक अजीब सी आवाज आई, लेकिन मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं बरामदे के हर कमरे के दरवाजे को टॉर्च की रोशनी में देखने लगा। सारे दरवाजे बंद थे और जिसमें उमाकांत रहता था उस कमरे का दरवाजा भी बंद था। उस कमरे में सिर्फ कुंडी लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उमाकांत नहीं है, निखिल भी नहीं है। इस पूरे बंगले में मैं अकेला हूं। लकड़ी के लंबे बरामदे में मैं तेजी से सामने की तरफ भागने लगा। एक पल में मेरे दिमाग में कई सारी बातें घूमने लगी। मुझे लगा जैसे हवा मुझे धक्का देकर पीछे धकेलना चाह रही है। मुझको बार बार ऐसा लग रहा था कि निखिल जरूर जंगल की तरफ गया होगा या शायद कोई चीज उसे खींचकर ले गई होगी। बरामदा पार कर मैं जमीन पर कूद पड़ा और सीधे पीछे की तरफ भागा। फिर उस छोटी दीवार के पास आकर रुका और वहां से सामने फैले हुए उस जंगल की तरफ देखने लगा। वही जंगल के पास से वो अजीब सी आवाज आ रही थी और उसके साथ एक और अजीब आवाज थी। आसमान में चांद एकदम गोल दिखाई पड़ रहा था, बिल्कुल किसी थाली जैसा। और तब मुझको उमाकांत की वो बात याद आ गई। उसने कहा था कि कल पूर्णिमा है, पर चांद तो आज ही पूरा गोल है। क्या सच में कल पूर्णिमा है? या शायद हो सकता है कि कल पूर्णिमा हो, इसलिए मुझे आज ऐसा लग रहा है। और अगर निखिल जंगल में गया होगा तो मुझे भी वहां जाना होगा। नहीं गया तो मैं उसे वापस कैसे लाऊंगा? और फिर कल सुबह मेरे मन में यह ख्याल पूरा भी नहीं हुआ कि तभी मुझे जंगल के अंदर से एक रूह कपा देने वाली चीख सुनाई दी। मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि वो निखिल की आवाज थी। निखिल चीख रहा था। डर के मारे मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। फिर मुझे दोबारा वो चीख सुनाई दी। मैं बिना कुछ सोचे उस छोटी दीवार को फांद कर दूसरी तरफ कूद गया और फिर यहां वहां देखे बिना हाथ में टॉर्च लिए जंगल के अंदर भागने लगा। कहीं झाड़ियां कम थी तो कहीं बड़े बड़े पेड़ थे। उनके बीच से सामने की तरफ दौड़ते हुए मैं जोर जोर से निखिल का नाम पुकार रहा था, लेकिन मुझे उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। चारों तरफ जंगल का घनघोर अंधेरा ऐसे फैला था मानो जैसे ऊपर से पड़ रही चांदनी को निगलकर वो खत्म कर देना चाहता हो। उस घने अंधेरे में मेरे हाथ के टॉर्च की रोशनी एक छोटी मोमबत्ती सी लग रही थी। और तब मुझको एक बात समझ में आ गई कि जंगल में घुसने के बाद से मेरा पूरा शरीर अजीब तरीके से भारी हो गया था। दिन में जब हम इस जंगल में घुसे थे तब अंदर का माहौल अलग लगा था और अब बिल्कुल बदल चुका था। कुछ और आगे जाने के बाद मुझको महसूस हुआ कि मेरे पैरों के ऊपर कुछ चढ़ रहा है। मैंने जैसे ही टॉर्च की रोशनी नीचे की और अपने पैर को देखा, तब मैंने देखा कि मैं जहां खड़ा था वहां जमीन के नीचे से लाल लाल रंग की लंबी लंबी नसों जैसी एक अजीब सी चीज बाहर निकल रही थी और वो मेरे पैरों पर धीरे धीरे चढ़ रही थी। मेरा शरीर थरथराने लगा। मैंने टॉर्च से उस लाल चीज को मारने की कोशिश की और फिर से जैसे तैसे वहां से आगे दौड़ पड़ा। मुझे एक बार फिर से निखिल की चीख सुनाई दी। मैंने उस चीख का पीछा करते हुए अंदाजा लगा लिया कि दिन में हम जहां गए थे वहां उन अजीब बड़े बड़े पेड़ों से बनी एक कुएं जैसी जगह थी। वो चीख वहीं से आ रही है। फिर बिना कुछ सोचे मैं उसी तरफ भागने लगा। दौड़ते हुए मेरे पैरों पर बार बार कोई चिपचिपी सी चीज जैसा कुछ लग रहा था, ऐसा जैसे मेरे पैर के ऊपर कोई सांप रेंग रहा हो। लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं। आखिरकार मैं भागते हुए उसी जगह पर आकर रुक गया और दोनों घुटनों पर हाथ रखते हुए मैंने हाँफते हुए उन पेड़ों के कुएं जैसी जगह पर टॉर्च की रोशनी फेंकी और तब मुझे वहां निखिल दिखाई दिया। निखिल का पूरा शरीर लंबी लंबी बेलों जैसी किसी अजीब चीज में लिपटा हुआ था। निखिल चीख रहा था, लेकिन उसकी वो आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी वो आवाज जैसे गले में ही अटक जा रही थी। लेकिन उससे भी अजीब बात मैंने अब देखी थी। पेड़ की वो लंबी ऊंची जगह जिसके ऊपर से कुछ काला काला सा कुछ अजीब सा नीचे की तरफ उतर रहा था। और जैसे ही मैंने उस तरफ टॉर्च की रोशनी मारी, वो भयानक चीज भी मेरी तरफ देखने लगी। उस पल मैंने देखा कि उस चीज की एक ही आंख है, बहुत बड़ी, गोल और लाल रंग की। एक बड़ी सी आंख, जितना बड़ा किसी इंसान का सिर होता है, ठीक उतनी ही बड़ी एक लाल आंख। और उसके ठीक नीचे एक लंबे से मुंह जैसा कुछ था, जिसमें सफेद रंग के
बेहिसाब लंबे लंबे दांत थे। और फिर जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह के अंदर से काला चिपचिपा सा कुछ बाहर निकलकर निखिल के बदन पर गिरने लगा। और तब मुझे फौरन याद आ गया कि निखिल के पैर में भी ऐसा ही कुछ लगा था, काला चिपचिपा सा कुछ। खौफ से मेरा पूरा शरीर वही जगह पर पत्थर की तरह जम गया। लेकिन मैंने एक बार फिर कोशिश की। मैं सामने दौड़ कर गया और निखिल के पैर को पकड़ कर उसे जोर से खींचा ताकि मैं उसे उन बेलों से छुड़ा सकूं। तब निखिल बड़ी मुश्किल से बोलने लगा, तू मुझे नहीं छुड़ा पाएगा, तू भाग जा, तू भाग जा, तू यहां क्यों आया? नहीं नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये क्या है? ये तेरे शरीर से क्या चिपका है? तब मेरा एक और बात पर ध्यान गया। निखिल का शरीर जहां बंधा था, ठीक उसके चारों ओर पेड़ के तने से ही वही काली चीज निकलकर निखिल को जकड़े हुई थी। मतलब वो बेले नहीं थी, बल्कि वही काला जीव जैसा पदार्थ था जो उसे कसकर पकड़े हुए था। मैं बार बार ऊपर की तरफ देख रहा था। वो काली चीज धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। वो बहुत बड़ी थी। वो नीचे ऐसे उतर रही थी जैसे किसी कुएं की बाहरी दीवार से रेंगते हुए कोई बड़ा सा जानवर उतर रहा हो। उसी पल चारों तरफ एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। निखिल कांपती आवाज में फिर से बोला, तू क्यों आया? क्यों आया यहाँ? मुझे वही यहाँ लाया है। वो उमाकांत इंसान नहीं। मैंने खुद देखा है। उमाकांत का पूरा शरीर, उसका पूरा शरीर भी ऐसा ही है। और ऐसा कहते हुए निखिल ने किसी तरह अपना सिर उठाकर ऊपर से उतर रही उस काले जीव की तरफ इशारा किया। वो काला जीव अब काफी नीचे उतर आया था। मेरे हाथ की टॉर्च की रोशनी उस अजीब चीज के चेहरे पर पड़ते ही वो ठिठक गई और साथ ही वो अजीब सा शोर, वो अजीब सी आवाज आनी बंद हो गई। जैसे ही मैंने टॉर्च नीचे की, फौरन ऊपर से मुझे वो अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। और तब मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे उसे बचा सकता हूं। उस चीज ने निखिल को जिस तरह जकड़ रखा था, मुझे लग रहा था कि उसे छुड़ाना नामुमकिन है। लेकिन ये उमाकांत कहाँ है? गुस्से और खौफ से मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। और ठीक तभी मुझे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़ते ही मैंने देखा, उमाकांत वही खड़ा था, मुझसे कुछ दूरी पर। उसके हाथ में एक लालटेन था और वो थोड़ा सा झुका हुआ था। और उस हालत में वो हमारी तरफ देखकर हंस रहा था। उसकी दोनों आंखें सियार जैसी चमक रही थी। मैंने उस पर झपटना चाहा, लेकिन मैं हिल नहीं सका। और मैंने गुस्से से उसे कहा, तेरी वजह से यह सब हुआ है। ये सब तूने किया है ना? उमाकांत ने मुझ पर हंसते हुए कहा, हाँ मैंने किया है। यही तो मेरा काम है। उसे जब भूख लगती है तब किसी ना किसी को तो मुझे यहां लाना ही पड़ता है। लेकिन तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो किसी का शरीर नहीं खाता, वो खाता है आत्मा। धीरे धीरे, आहिस्ता से। वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता। उमाकांत की बात सुनकर मैं दंग रह गया। आत्मा? मैंने कहीं ऐसी बातें सुनी थी कि इस दुनिया में ऐसी रूहें, अशरीरी आत्माएं भी है जो अगर इंसान के जिस्म को छू ले तो वो उसकी आत्मा को धीरे धीरे मार देती है। और तब उमाकांत की बात सुनकर मुझे वो लिस्ट याद आ गई जिसमें हर इंसान की 1 साल के अंदर मौत हुई थी। बस एक का नाम नहीं लिखा था। उमाकांत अब भी हंस रहा था। उसने मुझे इस काम के लिए चुना है। हर साल एक आत्मा मिल जाए तो वो शांत रहता है। लेकिन इस साल उसे 2 मिलेंगी। और तब मुझे याद आया कि शायद उमाकांत ही वो आदमी था जिसका नाम उस लिस्ट में नहीं था। जब मैं पीछे मुड़ा था तभी वो काली चिपचिपी सी चीज मेरे दोनों पैरों पर चढ़ने लगी थी, पर तब मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ था।
लेकिन जब मेरा उस पर ध्यान गया, मुझे जोर का झटका सा लगा। मेरे हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। मैंने जोर से चीखना चाहा, लेकिन मैं कुछ न कर सका। मैंने दोनों हाथों से जमीन को पकड़ने की नाकाम कोशिश की। मेरे चारों तरफ फैली उस काली सख्त चीज ने मेरे पैरों को जकड़ लिया था और अब वो मुझे घसीटते हुए उस पेड़ों जैसी जगह की तरफ ले जा रही थी। और फिर देखते ही देखते मेरा पूरा शरीर भी निखिल की तरह उन बेलों जैसी चिपचिपी चीज में लिपट गया। कुछ देर बाद उमाकांत ने लालटेन को जमीन पर नीचे रखा। उसके कुछ देर बाद उमाकांत ने लालटेन को जमीन पर नीचे रखा और उस पल निखिल और मेरी, हम दोनों की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर के बाहर से कोई चीज हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। हमारा पूरा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। पेड़ों से नीचे उतरता हुआ वो काला साया अब हमारे सामने था। वो लालटेन के सामने एक ढेर बनकर खड़ा हो गया था। एक बड़ा सा काला साया, वही लाल रंग की एक आंख, एक बहुत बड़ा खुला मुंह। वो साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा और साथ ही उसकी वो डरावनी आवाज हमारे कानों में गूंजने लगी। मैंने देखा कि वो काला साया आगे बढ़ा और उसके मुंह के अंदर से एक लंबी काली जीभ जैसी चीज बाहर निकलकर घूमने लगी और उस पल वो ठीक निखिल के मुंह के सामने था। निखिल का मुंह अपने आप खुल गया। उस साय ने जैसे ही अपनी काली जीभ उसके मुंह में डाली, निखिल किसी बकरे की तरह थरथर कांपने लगा। उसका पूरा शरीर तड़पने लगा और फिर कुछ देर तक झटपटाकर वो एकदम से शांत हो गया। मैं घबराकर बस उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो निखिल के शरीर से उसकी पूरी ताकत खींच रहा हो। और तब मैं दबी आवाज में चीखने की कोशिश करने लगा, निखिल, निखिल, तुझे तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं ये कह तो रहा था, लेकिन पता नहीं वहां क्या हो रहा था। एक बार फिर मुझे उस जीव के दांतों की वो कतारें दिखाई दी। फिर कुछ देर बाद वो झटक कर दूर हो गया और अजीब सी आवाज करते हुए गुर्राने लगा। अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। फिर से वही अजीब सी आवाज उस जगह में गूंजने लगी। मेरी मौत मेरे सामने थी। मेरी नजर कमजोर पड़ रही थी। मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था। मैंने पूरी ताकत से अपने होठ भींच लिए, लेकिन ठीक तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे चेहरे पर वो काली नसों जैसी चीज फैलने लगी और उसने मेरे मुंह के सिरों को खींचकर मेरा मुंह खोल दिया। अब वो काली जीभ मेरे मुंह के सामने सरसराने लगी। मैं झटपटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। उसने मेरा सिर भी जकड़ लिया था और उसी पल मेरी नजर उस काले साये के पीछे की ओर गई। लगा जैसे कई सारे लोग उस जंगल के अंदर घुस आए हो और उनके हाथों में मशाले हैं, लेकिन वो चुपचाप छुपते छुपाते आ रहे थे। उनकी कोई आवाज नहीं थी। वो काली लंबी जीभ लहराते हुए मेरे मुंह के बिल्कुल करीब आ गई। बस थोड़ा और वो मेरे मुंह में घुस जाएगी। तभी उस काले साये को न जाने क्या महसूस हुआ। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा और उसी पल आसपास चारों तरफ से जलती हुई मशालें उसके ऊपर फेंकी गई। मैं हैरान रह गया। इतनी सारी मशालें, इतने सारे लोग कहां से आ गए? वो काला साया पीछे हट गया। अचानक वो सरसराता हुआ तेजी से भागा और उसका आकार छोटा होकर उमाकांत के मुंह के अंदर घुस गया। उमाकांत के शरीर में घुसते ही आसपास आ रही वो अजीब सी आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। तब तक कई सारी मशालें एक साथ जल उठी थी। वही ठीक बीच में एक आदमी खड़ा था। अधनंगा बदन, पूरे शरीर पर राख मली हुई थी। सिर के बाल और दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी थी और वो अजीब तरह से अपने मुंह से कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उमाकांत ने फौरन लालटेन उठाई और उसे सामने की तरफ फेंक दिया। उस अधनंगे बदन वाले साधु ने लालटेन के वार को झेल लिया। फिर हाथ में एक मशाल पकड़कर वो सामने बढ़ने लगा और तब उमाकांत गुस्से में चीखने लगा, किसी को यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। रुको वहीं पर, मुझे अपना काम पूरा करने दो। रुक जाओ। और उस पल उस साधु ने मशाल आगे करते हुए कहा, बहुत हुआ,
बहुत सालों तक तुझे जाने दिया, पर अब और नहीं। तू तो बहुत पहले ही मर चुका है, लेकिन जो तेरे अंदर है वो इंसान नहीं है। मैं उसे ही मारने आया हूं। अच्छा फंसा आज, वो आज तेरे अंदर है। अब वो कहीं भाग नहीं पाएगा। उमाकांत का शरीर अचानक जैसे काला सा पड़ गया। वो आगे बढ़कर उस साधु पर झपटने ही वाला था कि ठीक उसी वक्त उस आदमी के हाथ में कोई लाठी जैसी चीज आ गई। वो लाठी जैसे ही उमाकांत के काले शरीर से लगी, वो जोर से चीखता हुआ एक तरफ छिटक गया। तब तक बाकी लोगों में से कुछ लोग दौड़कर हमारे पास आ गए। मैंने देखा कि उनमें से एक वही रिक्शे वाला आदमी था। उसने मुझे छुड़ाते हुए कहा, किस्मत अच्छी थी तुम्हारी कि मुझे पहले ही शक हो गया था और इसलिए मैं बाबा को खबर देने गया था। मैंने अपने आप को संभाल कर कहा, मैं ठीक हूं। तुम लोग मेरे दोस्त को देखो, जाओ उसे देखो। उन आदमियों के हाथ में लंबे काले से छुरे थे और वो उसी से हमारे शरीर से चिपकी हुई उस काली चीज को काट रहे थे। उन्होंने फिर धीरे धीरे निखिल को छुड़ाया, पर निखिल पहले से ही बेहोश हो गया था। उधर उस साधु बाबा की उस बड़े काले साये से यानी उमाकांत से लड़ाई चल रही थी। पेड़ टूटकर गिर रहे थे। सारे लोग निखिल और मुझे बचाने के लिए हमें घेर कर खड़े हो गए। वहां पर कुल 20-25 लोग थे। एक वक्त आया जब साधु के हाथ से वो काली लाठी उस साये को काटने लगी और जैसे ही वो उसके जिस्म से लगी, उस अंधेरे माहौल में एक जोरदार चीख गूंज उठी और वो काली चिपचिपी सी चीज चारों तरफ छिटक गई। जैसे किसी जबरदस्त धमाके में वो काला साया टुकड़े टुकड़े हो गया हो। और तब उस साधु बाबा ने थकी हुई आवाज में कहा, इतने सालों बाद मैं इसे हरा पाया हूं। तुम लोग उन पेड़ों में आग लगा दो। वही जगह है, वही उसका रास्ता है, वहीं से वो आता जाता था। वहां खड़े लोग अपने साथ केरोसिन लाए थे। उन्होंने नारियल जैसे उन बड़े पेड़ों पर सब जगह पर तेल छिड़क दिया और फिर उसमें आग लगा दी। और पेड़ों में आग लगते ही वो अजीब सी आवाज फिर से सुनाई देने लगी। वो आवाज बहुत तेज थी। सबने अपने कानों पर हाथ रख लिए और उस आग से दूर जाकर खड़े हो गए। हम सब काफी देर तक वहीं पर खड़े थे, जब तक कि वो पूरी जगह जलकर राख नहीं हो गई। फिर सुबह के वक्त हम उस बागनपुर डाक बंगले में पहुंचे। तब तक निखिल को थोड़ा होश आ गया था। साधु बाबा ने निखिल के माथे के बीच में हाथ रखा और हाथ रखते ही वो चौंक गए। उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। वो बस निखिल की तरफ काफी देर तक घूरते रहे। और तब मैंने साधु बाबा से पूछा, अच्छा ये क्या था? मतलब वो पेड़, वो काली अजीब सी चीज क्या थी? उस साधु ने अपनी अजीब सी आंखों से मुझे देखा और फिर धीरे से कहा, वो छाया भक्षक है। छाया भक्षक कई तरह के होते हैं और जो यहां पर था वो बहुत पुराना छाया भक्षक था, इसलिए उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। ये सब जमीन के नीचे रहते हैं, जहां पर काफी सारे पेड़ एक साथ उगते हैं। वो उन पेड़ों को अपने काम में लाते हैं। मान लो जैसे कोई गहरा कुआं हो और वहीं से वो जमीन के ऊपर आते हैं और जब वो अपनी जगह चुन लेते हैं तो फिर उसके बाद वो किसी इंसान को चुनते हैं। किसी ऐसे इंसान को जिसके मन में बहुत गुस्सा है, बहुत नफरत है। पहले वो उसे अपने वश में करते हैं, उसके लिए वो उसे मार देते हैं और फिर उसके शरीर पर कब्जा करते हैं। वही इंसान उस छाया भक्षक को जिंदा रखता है और हर साल पूर्णिमा के दिन एक एक कर वो अपने शिकार को अपनी जगह पर ले जाते हैं। इतना कहकर साधु बाबा ने फिर से निखिल की तरफ देखा और वो शांत हो गए। वहां के लोगों ने फौरन निखिल और मुझको उस डाक बंगले को छोड़ देने के लिए कहा और फिर हम दोनों भी सब सामान पैक कर उस जगह को छोड़कर निकलने लगे। उनमें से कुछ लोग हमें स्टेशन तक छोड़ने आए थे, लेकिन साधु बाबा हमारे साथ नहीं थे। वो वहीं रुके थे। लेकिन वहां से निकलने से पहले उन्होंने मेरे पास आकर एक बात कही थी, तुम्हारे दोस्त का ध्यान रखना, शायद उसे खतरा हो सकता है। मैंने बस हाँ में गर्दन हिलाई और फिर हम वहां से चले गए। लेकिन मुझे समझा नहीं कि मुझे क्या करना है। मैंने अगले कुछ दिनों तक निखिल पर ध्यान दिया जरूर, लेकिन उस घटना के बाद वो बिल्कुल शांत हो गया था। धीरे धीरे मैं भी अपने कामों में बिजी हो गया और फिर ठीक 7 महीने बाद अचानक एक दिन निखिल की मौत हो गई। वो पानी में डूब गया था। मैं जानता था कि निखिल को तैरना आता है,
लेकिन मैंने सुना कि उसके घर के पास एक तालाब था और न जाने क्यों वो दिन में ही वहां चला गया था। वही डूब कर उसकी मौत हो गई थी। क्यों मरा, कैसे मरा, कोई नहीं जान पाया। लेकिन जब उसकी लाश को देखा गया तो ऐसा लगा कि उसकी आंखें अजीब तरह से सामने देख रही थी। और उसी वक्त मुझे उस साधु बाबा की बात याद आ गई और उसी के साथ वो भयानक रात भी, जिस रात उस काले जानवर जैसी चीज ने अपनी लंबी काली जीभ से निखिल के अंदर से कुछ खींचकर बाहर निकाला था। शायद उसने उसी दिन निखिल की आत्मा को खत्म करना शुरू कर दिया था। इसके बाद मुझे उस डाक बंगले के बारे में बस इतना ही पता चला कि कुछ महीनों बाद उस बंगले को बंद कर दिया गया था। पर उस जंगल वाली बात को मैंने कभी किसी को नहीं बताया और वक्त के साथ ही मैंने उस घटना को अपने अंदर दबा दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।